नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एक बार फिर पीएम मोदी पर कांग्रेस की बदजुबानी। रावण के बाद अब भस्मासुर से की गई पीएम मोदी की तुलना। पूर्व कांग्रेसी सांसद उग्रप्पा के बिगड़े बोल। जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट को जमकर फटकारा। जगदीप धनखड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट रद्द किया और संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली एम्स पर हुए साइबर अटैक पर बड़ा खुलासा। सर्वर हैकिंग के पीछे चीनी साजिश। पर्सनल डेटा और 5 सर्वर में लगी थी सेल। ममता सरकार का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अभिषेक बनर्जी की हत्या की रची गई थी साजिश। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने लगाए शुवेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर लिखे नारों में नए विवाद को दी हवा। अब हिंदू रक्षा दल ने मेन गेट पर लिखे कम्युनिस्ट भारत छोड़ो के नारे। आज की सबसे पहली खबर में बात एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से की गई बदजुबानी की। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते वक्त कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल सुधर ही नहीं रहे हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को रावण जैसा बताया था, जिस पर पीएम मोदी ने भी जमकर जवाब दिया था। और अब एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर भद्दी टिप्पणी की गई है। कर्नाटक में कांग्रेस से पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की है। उग्रप्पा ने अपने बयान में कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोदी आधुनिक भस्मासुर की तरह है। बीजेपी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। ये कैसे बोल है कांग्रेस की? पहले रावण, अब भस्मासुर बता रहे हैं पीएम मोदी को। देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब आप चुनाव हार जाते हो, जब आपको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी से लड़ा नहीं जा सकता, दो जगह चुनाव हो रहे हैं, एक दिल्ली के अंदर भी एमसीडी का चुनाव हो रहा है, ये 3 जगह कांग्रेस पार्टी कभी बहुत ही मजबूत हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी अब तीनों ही राज्यों में भस्म हो चुकी है। उग्रप्पा साहब को भस्मासुर बीजेपी में नहीं, भस्मासुर अपनी पार्टी में ढूंढना चाहिए, क्योंकि भस्मासुर की कहानी का जो अंत हुआ वो ऐसे हुआ कि वो तो किसी को सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाता था। कांग्रेस के सिर पे किसने हाथ रख दिया? भस्मासुर की मौत भी हुई थी जब खुद उसने गलती से अपने सिर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, देश के हर बड़े राज्यों पे कांग्रेस पार्टी का राज था, तो कांग्रेस के सिर पे किसने हाथ रख दिया, उसको ढूंढने और तलाशने की आवश्यकता है। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, उसे आप कोस रहे, वो तो आपको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरह ऑल इंडिया पार्टी बना चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि कभी रावण तो कभी भस्मासुर तो कभी कुछ, ये कांग्रेस पार्टी की हताशा का पूरा चिन्ह है। और चुनाव में चर्चा नहीं हो रही है तो पीएम मोदी को लेकर ही अपशब्द कह दे रहे हैं कि कहीं थोड़ी बहुत खबरें चल जाएं। और मुझे तो लगता है कि टोटली जो थका हारा हुआ खिलाड़ी जो होता है, टेनिस प्लेयर, आप टेनिस मैच देखते होंगे, तो जो प्लेयर हारता हुआ होता है वो अंपायर से ही झगड़ कर लेता है। वो हर चीज़ में उसको लगता है कि गलत जो है वो अंपायर ने गलत देख लिया। तो वही कहानी है। कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अगर हारती है तो कांग्रेस पार्टी के ये जो युवराज हैं, जो यात्रा पे निकले हुए हैं, उनकी यात्रा
बिल्कुल बेअसर साबित होगी। जी। आज की दूसरी खबर में बात उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट को फटकार की। जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर जमकर निशाना साधा है। सीजेआई भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बहस में दखल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनजेएसी अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और ये एक बहुत गंभीर मसला है। धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है उसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और दुनिया को ऐसी किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब साफ है, जब कानून से संबंधित कोई बड़ा सवाल शामिल हो तो अदालतें भी इस मुद्दे पर गौर फरमा सकती है। उपराष्ट्रपति साहब का फटकार सही है या गलत है? थैंक गॉड कि किसी ने सच तो कहा, हिम्मत तो दिखाई। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही दखल अंदाजी करी, इसको कह सकते हैं कि नाक घुसड़ रही है जहां इनको नहीं घुसड़ना चाहिए। अब ये तो जो मसला है, ये मसला अलग है। इसमें जजेस की नियुक्ति को लेकर के विवाद जो चल रहा है उसको लेकर के है। इस पे भी सब आदमी को सामने आकर के सही सही बातें बताने की आवश्यकता है। दुनिया में अकेला भारत नहीं है जहां डेमोक्रेसी है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी है। और मजेदार बात, हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है कि जहां जजेस की नियुक्ति, चीफ जस्टिस की नियुक्ति खुद जज करते हैं। अब आप समझिए कि आप अपने में ही सब कुछ सलट लेंगे, यह संविधान के असूलों के खिलाफ है, फेडरलिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। दुनिया में किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में जहां जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही होता है, उसमें एक चेक एंड बैलेंस का एक तरीका होता है। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। राष्ट्रपति चूज करते हैं चीफ जस्टिस को और वो किसी भी व्यक्ति को, कोई जरूरी नहीं कि वो वकील हो या कोई, ये शक्ति दी गई, लेकिन चेक एंड बैलेंस का जो तरीका है वो ये होता है कि एक बार आपने चूज कर दिया फिर आप हटा नहीं सकोगे जी। फिर उनका इंपीचमेंट करेगा कौन? पार्लियामेंट करेगा। हिंदुस्तान में हमने खामखा एक ऐसा रेफरी बिठा लिया है सिर के ऊपर जो पार्लियामेंट के ऊपर बैठ के तांडव कर रहा है। धनखड़ साहब ने सच बोलकर जजेस को आईना दिखाया और चीफ जस्टिस के सामने ये बात कही है। ऐसे कौन से, मतलब कि उसको हीरा जवाहरात सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन कहे कि हम इलेक्शन कमिश्नर जो है खुद ही हम डिसाइड करेंगे। ऐसे होता है क्या? कल केंद्र सरकार ये कह दे कि चीफ मिनिस्टर हम अपने मन से लगवा देंगे, इलेक्शन बंद कर दो। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का काम ये रिव्यू करने बस का है कि जो कानून बन रहे हैं वो संविधान संगत है या नहीं। सरकार चलाने का काम, नियुक्ति करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, न हो सकता है। और अगर ये हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, एक्शन लेके कुछ नए नियम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, मीडिया का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। आप दूसरे के कार्य क्षेत्र में ना घुसड़ेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस इंस्टीट्यूशंस में बिगड़ेगा तो डेमोक्रेसी कमजोर। जी। आज की तीसरी खबर में बात दिल्ली एम्स साइबर अटैक को लेकर हुए बड़े खुलासे की। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के 5 प्रमुख सर्वर हैक किए गए थे। हैकिंग की जांच कर रहे अधिकारियों ने चीन की ओर साफ साफ इशारा किया है। आईएफएसओ के मुताबिक हैकिंग के दौरान पर्सनल डेटा भी लीक हुआ है। ये डेटा डार्क वेब के मेन डोमेन पर भी होने की संभावना है। इससे भारत के वीवीआईपी सहित लाखों मरीजों के सीक्रेट डेटा लीक होने की आशंका
बढ़ गई है। हालांकि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी भी डेटा से समझौता किया गया है। बहुत बड़ा खुलासा आपने पहले भी कहा था कि चीनी साजिश हो सकती है। देखिए, ये मॉडस ऑपरेंडी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वामपंथी जहां होंगे गंद मचाते हैं। इनके डीएनए में ही प्रॉब्लम है। दुनिया सतर्क नहीं है चीन की साजिशों को लेकर। जिस हिसाब से यह कोरोना का वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं, लेकिन सब तबाह करके बैठे हुए हैं। अब साइबर अटैक का जहां भी केसेस अब तक बड़ा बड़ा नजर आया है, ये सिर्फ चाइना, ये कारों के कौम है। ये पीछे से वार करते हैं। आप पता है, मरीजों का डाटा लेकर के, वीआईपी के हेल्थ डाटा को लेकर के आप क्या करेंगे, किस लिए करेंगे? और चाइनीज पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम है कि ये जिस देश के साथ ये रिश्ता करते हैं, रखते हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टी को, मीडिया को, अलग अलग एनजीओज को ये पैसे देकर खरीद लेते हैं। इसलिए देखिए, जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, अर्बन नक्सल्स हैं, ये सब के सब। तो ये जो साइबर अटैक एक नया वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये चीन इसमें सबसे आगे है। देश को सतर्क होने की आवश्यकता है। कुछ और सैंक्शंस चीन के ऊपर लगने चाहिए। चीन ऐसे सुधरने वाला मुल्क नहीं है। हालांकि अभी तक जो बयान सामने है उसमें कहा जा रहा है कि कोई भी डेटा शेयर नहीं किया गया है, पर क्या चीनी साजिश पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये ऐसा मसला है, इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं। कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी या कोई भी एजेंसी ये नहीं कहेगा कि भाई डाटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जब वो सर्वर में घुस गए हैं, सर्वर को हैक भी कर लिया, डाटा के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, ये बेकार की बातें हैं। सब कुछ चाइनीज़ जो है ना, जो हैकर्स जो हैं, सब उठा ले गए होंगे। ये सतर्कता कैसे रखी जाए, उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। इस तरह के अटैक तो होते ही रहते हैं, लेकिन किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें, ये सीख लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल में छिड़ी एक नई बहस की। दरअसल पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में अभिषेक बनर्जी की सभा होनी थी, पर सभा के पहले बम ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद से ही टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश रची थी। टीएमसी का कहना है कि बम ब्लास्ट की घटना ने यह साफ कर दिया है कि वहां अभिषेक की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जो कि नाकाम रही। तो वहीं बीजेपी टीएमसी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, पर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश रची गई? देखिए, ये जो विक्टिम कार्ड जो है ना, एटीएम की तरह विपक्ष इस्तेमाल करता है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी इसी धंधे में लगी हुई है। क्या हुई घटना? अभिषेक बनर्जी का कार्यक्रम है या नहीं है, वो अलग कहानी है। घटना क्या हुई है? घटना यह है कि घर के अंदर कुछ लोग बम बना रहे थे और वो आउट ऑफ हैंड चला गया, विस्फोट हो गया। 3 लोग मारे गए। ये 3 लोग कौन है? टीएमसी के लोग हैं। भाई, बम बना रहा है, अभिषेक बनर्जी की हत्या करने की साजिश रच रहा है, बम फूट गया, मरने वाले बीजेपी वाले होने चाहिए ना, ये टीएमसी वाले। उस विस्फोट, अच्छा विस्फोट छोटा मोटा नहीं है, 2-3 घर के पर कच्चे उड़ गए। दूसरी चीज, क्या ये पहली घटना है? क्या ये पहली घटना है? लोकल चुनाव होने वाले, उससे पहले 2 साल 1.5 साल पहले से बवाल मचता है। कोई पहली बार इस तरह का बॉम्ब, कंट्री मेड बॉम्ब का इस्तेमाल बंगाल में टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं? जग जाहिर है, वहां पर कुटीर उद्योग है। ये कुटीर उद्योग है। चुनाव से पहले कई सारे टीवी चैनल वाले ने बताया था कि कितना दाम क्या है, कितना ये है, कितने का डिमांड है। ममता बनर्जी के बंगाल में उनके प्रशासन के नाक के नीचे बम, पिस्तौल, कारतूसों का खुला व्यापार होता है।
इसको छिपाया जाए कैसे? अब मरने वाले तो सबका नाम, सबका पता ठिकाना सब आ गया। ये टीएमसी के गुंडे मारे गए, नौसिखिए रहे होंगे। ज़्यादा एक्सपर्ट टीएमसी का गुंडा होता तो वो बम ब्लास्ट नहीं करता। वो पकड़े गए तो आप कैसे उसको काउंटर आप करेंगे? तो चूंकि कांथे में हो रहा है, ये इलाका शुभेंदु अधिकारी का है, आपने कह दिया भाई शुभेंदु अधिकारी जो है मारने की साजिश रच रहे थे। भाई इतने बड़े लीडर के बारे में आप इस तरह की बातें करेंगे, वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल चीज़ कर रही है। अपनी कमजोरी, अपनी नकारेपन को, उसको ढकने पोतने के लिए आप अरविंद केजरीवाल की तरह हाय मुझे मार देगा, साजिश रची गई, जैसे कैसे मनीष सिसोदिया और ये चिल्लाता रहता है केजरीवाल को मारने की साजिश। यही तमाशा चल रहा है बेकार की कि ये आरोप है, इसमें कोई सिर पैर नहीं है। बिल्कुल। आखिरी खबर में बात दिल्ली जेएनयू में बढ़ते विवाद की। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में परिसर के अंदर दीवारों पर ब्राह्मण बनिया विरोधी नारों के एक दिन के बाद ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गेट के पास वाले दीवार पर स्प्रे पेंट से कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, जिहादियों भारत छोड़ो के नारे लिखे। इसके साथ ही ये भी लिखा कि कम्युनिस्ट इक्वल टू ISIS, यानी कम्युनिस्टों की तुलना आतंकी संगठन से की गई है, जिसको लेकर एक बार फिर से जेएनयू में बवाल मच गया है। एक ही दिन हुए थे जब ब्राह्मणों को लेकर नारे लिखे गए, उसके बाद कम्युनिस्टों को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, ये बाहर से लोग आए थे, गेट के बाहर लिख करके भाग गए। ये भी बेवकूफी है भाई। दीवारों पे लिख देने से कम्युनिस्ट भारत छोड़ो बाहर चले जाएंगे? तो ये तो दीवार गंदा करने का एक क्राइम होना चाहिए, तो पकड़ के बंद कीजिए इन लोगों को। ये जिहादी हैं, ये नक्सली हैं, ये वामपंथी हैं, ये वायरस है। इसका इलाज, उसके लिए आपको बकायदा सीरम क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए टीका निकालना पड़ेगा। बहुत मेहनत का काम है। जेएनयू में जिस तरह की विचारधारा और जिस तरह के लोग और जिस तरह के प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं, यही इस वायरस को जन्म देते हैं। यही नक्सली, यही जिहादी, यही पाकिस्तान और चीन के दलाल पैदा करने की फैक्ट्री बना चुके हैं जेएनयू को। सब नहीं, कुछ। तो इनसे लड़ना है तो दीवार गंदा करने से इनसे लड़ाई नहीं लड़ेगी। ये हिंदू दल के लोगों को जाना चाहिए सरकार के पास। लिखना है तो आप उधर जाकर के लिखें, उनसे जाकर के मेमोरेंडम दें कि हिंदुस्तान के अंदर में जिस हिसाब से एंटी इंडिया लॉबी ग्रो कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। वैसे ये अच्छा समय है। सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गुजरात में जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो, उसमें एक जो बात कहेगी कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाया जाएगा। तो गुजरात से ज़्यादा इस तरह के सेल की आवश्यकता जेएनयू के अंदर है। प्रोफेसर्स बदलिए, वहाँ के प्रोफेसर्स जिनको कांग्रेस पार्टी ने पाल पोस करके इतना बड़ा बना दिया, ये बड़े बड़े विद्वान हैं, तो ये सब तो कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। तो एक आइडिया मैं भी देता हूँ सरकार को कि भाई इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी सब, ये सिर्फ जेएनयू में ही क्यों? अंडमान निकोबार में भी छात्र हैं, वहाँ भी कॉलेज है, बिहार में भी है, केरल में भी है, लक्षद्वीप पे भी होगा। तो ये वहाँ जाके पढ़ाएं। ये तमाम ये जो एंटी नक्सली, जो वामपंथी प्रोफेसर्स हैं, इनको लगाइए देश भर के अलग अलग कोने में। दिल्ली से बाहर जाएंगे, अकल ठिकाने आ जाएगा, अपने आप देशभक्ति की पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन इनको छेड़ने की हिम्मत क्या केंद्र सरकार को है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।